नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक एक्सप्लेनर इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी जो 3 देशों का दौरा हुआ, तीनों यूरोपीय देशों का, उसके निहितार्थ को या वहाँ जो बातचीत हुई, वहाँ क्या हासिल हुआ, इन सवालों के ऊपर गौर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये तो आपने भी गौर किया होगा कि पिछले 2.5-3 महीनों में, खासकर जब से ये यूक्रेन का संकट खड़ा हुआ है, उसमें भी खासकर जब 24 फरवरी को रूस की विशेष सैनिक कार्रवाई शुरू हुई यूक्रेन के खिलाफ, उसके बाद से भारत में दुनिया भर के देशों की एक खास दिलचस्पी देखी गई है। अगर आप पिछले 2.5 महीने में गौर करें तो इतनी ज़्यादा नेताओं, अ, ऊंचे अधिकारियों, डिप्लोमेट्स की यात्रा हुई है, जितना इतने कम समय में शायद ही कभी हुआ हो। कभी हुआ होगा तो ऐसे ही संकट के मौके पे हुआ हो। हम लोगों ने यह देखा है कि पश्चिमी देशों में, अमेरिका और यूरोप के अलग अलग देश, जिनमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी हैं, उन्होंने भारत की यात्रा की है। इसके अलावा जो एक दुनिया में दूसरा खेमा समझा जा रहा है, उसमें चीन के विदेश मंत्री यहाँ आए, रूस के विदेश मंत्री यहाँ आए, सरगेई लावरोव, यहाँ पर उनकी प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मुलाकात हुई थी। और उसके बाद ये प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा हुई, जहाँ जिसमें वो सबसे पहले जर्मनी गए, फिर डेनमार्क गए। डेनमार्क में उनकी 4 नॉर्डिक देशों की, जिनको नॉर्डिक देश कहते हैं, फिलीपींस, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, उनके प्राइम मिनिस्टर्स के साथ में उनकी शिखर वार्ता हुई। और उसके बाद वो लौटते हुए पेरिस में रुके, जहाँ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जो हाल ही में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं, उनके साथ उनकी शिखर वार्ता हुई। और ऐसी खबर है कि इस बार प्रधानमंत्री को अगले महीने यानी जून में जो G7 देश, जो दुनिया के सबसे धनी 7 देश हैं, उनकी शिखर बैठक होने वाली है, उसका आमंत्रण भी मिल सकता है। और अब यह तो भारत के ऊपर निर्भर करेगा कि वो न्योता को स्वीकार किया जाता है या नहीं। हालांकि ऐसी कोई वजह नहीं है कि भारत उस आमंत्रण को स्वीकार नहीं करेगा। तो यह संभावना हम लोग जता सकते हैं कि प्रधानमंत्री उस बड़े मौके पर भी जाएंगे और उस बैठक में भाग लेंगे। उसके पहले क्वेड, जो क्वेड्रेंगुलर सिक्योरिटी डायलॉग है, जिसके बारे में समझा जाता है कि जो अमेरिका ने अपने मित्र देशों के साथ, अपने सहयोगी देशों के साथ अपनी एशिया पैसिफिक स्ट्रेटजी, जिसका सीधा मतलब है चीन, चीन को चीन चीन की जो उभरती ताकत है उसको नियंत्रित करने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए जिस समूह का गठन किया है, उसकी शिखर बैठक भी इसी महीने की 24 तारीख को तय है। और जाहिर है कि उस बैठक में प्रधानमंत्री जाएंगे, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया में 21 तारीख को चुनाव है, तो फिर भी उस समय तक शायद अभी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मॉरिसन, वही रहेंगे पद पर, स्कॉट मॉरिसन वो होंगे, और जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा होंगे। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकतें, जो सबसे बड़े अपनी आर्थिक ताकत और सैनिक ताकत की वजह से जो मजबूत देश हैं, उनके साथ भारत का लगातार एक जो संवाद और संपर्क का सिलसिला है, वो काफ़ी तेज हो चुका है। यह बात हाल की घटनाओं से और अभी आने वाला जो कार्यक्रम तय है उससे साफ हो जाता है। सवाल है कि भारत में ये अचानक जो दुनिया की दिलचस्पी क्यों पैदा हुई। और अभी जब प्राइम मिनिस्टर गए वहाँ पर और उन्होंने 3 देशों की यात्रा की, तो उसमें भारत को हासिल क्या हुआ। अगर हम लोग यहीं से बात शुरू करें, इसी सवाल को पर बात करते हुए बात शुरू करें कि आखिर भारत को हासिल क्या हुआ, ऐसे ऐसा कोई विजिबल, जो नज़र आने वाला कोई ऐसा ठोस नतीजा रहा इन 3 देशों की यात्रा का, वो तो लगता नहीं। तो जाहिर है, जैसा कि मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ है, कि बातचीत का सारा केंद्र अ, यूक्रेन युद्ध को लेकर जो भारत का स्टैंड है वो बना रहा। और ऐसे जो संकेत पहले भी रहे हैं और इस बार वो और भी मजबूत हुए कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन देश हैं, उन्होंने भारत के ऊपर अपना दबाव फिर से
डाला, फिर बढ़ाया बल्कि उस दबाव को, कि भारत ने जो अभी तक यूक्रेन की पर सैनिक कार्रवाई के लिए रूस की निंदा नहीं की है, खुलकर निंदा नहीं की है, वो निंदा वो करे। हालांकि ऐसा भारत सरकार की तरफ से ऐसा किया नहीं गया। प्रधान वहाँ पर जो जितने भी तीनों जगह पे जो जॉइंट स्टेटमेंट आए, उसमें भारत ने का जो सबसे सख्त रुख कहा जाएगा वो फ्रांस में आया, जब जब भारत ने तुरंत युद्ध को रोकने की जो मांग है उसके साथ अपनी राय जताई। यानी भारत ने भी मांग की फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ कि यूक्रेन का युद्ध तुरंत खत्म किया जाए। अब यह युद्ध कैसे खत्म होगा, कौन खत्म करेगा, इस युद्ध के लिए जिम्मेदार कौन है, ये सारे सवाल इस यह जो बयान आया उससे जुड़े हुए हैं। और इन सवालों पर हम लोग सभी जानते हैं कि अभी तक भारत सरकार ने अपना रुख साफ नहीं किया है। भारत सरकार का रुख यह है कि यह जो युद्ध है वो खत्म होना चाहिए, जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। जो मानवीय त्रासदी है, जो लोगों की को जान जा रही है या जो नुकसान हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। यह जाहिर है एक तरह का डिफेंसिव स्टैंड कहा जाएगा, जो इस मौके पर एक भारत जैसे बड़े देश से ये अपेक्षा होती है कि वो एक पॉजिटिव अपना आइडिया, एक एक सकारात्मक ढंग से एक वेल थॉट आउट प्लान दुनिया के सामने रखेगा, जिसमें अ, जिसमें युद्ध के ख़त्म करने का रोड मैप भी बताया जाएगा। क्योंकि यह बात सिर्फ कह देना काफ़ी नहीं होता है कि युद्ध तुरंत खत्म हुआ, आखिर युद्ध कैसे खत्म होगा। जो पश्चिमी देश हैं, जो यूरोपीय देश हैं, उनकी समझ तो यही है कि इस युद्ध के लिए रूस जिम्मेदार है। रूस के, बल्कि रूस भी नहीं, उनका जो पूरा शब्दावली है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जिम्मेदार हैं। जो वेस्टर्न नैरेटिव है, चाहे उनका पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उनकी तरफ से जो बात कही जाती है या उनके मीडिया और उनके थिंक टैंक की तरफ से बात की जाती है, उसका सीधा मतलब यह होता है कि पुतिन एक अहंकारी तानाशाह हैं, जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, जिन्होंने या अपने देश में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अपने एक छोटे पड़ोसी देश के ऊपर अटैक किया। सवाल यह उठता है कि क्या भारत यह मानता है, या जो दुनिया के जो बहुत से देश हैं जो ऐसा नहीं मानते हैं, उनकी तरफ से जो समझ आई है, जैसे जैसे आप ब्राज़ील के में जो डिस्कोर्स चल रहा है, और वहाँ के जो इस साल वहाँ भी राष्ट्रपति चुनाव होना है, और कल ही टाइम मैगजीन को जो सबसे आगे चल रहे उसमें उम्मीदवार हैं लूला, जो पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं, अगर उनकी बात पर गौर करें तो उन्होंने बहुत साफ कहा है कि इस युद्ध के लिए वजह नेटो का एक्सपेंशन करने की कोशिश है। यानी उन्होंने युद्ध की निंदा की, उन्होंने हमले की भी निंदा की है, लेकिन ये कहा है कि जो रूस के सिक्योरिटी कंसर्न्स, उसकी सुरक्षा चिंताओं को चूंकि पश्चिमी देशों ने नहीं माना, उससे वो हालात बने जिसकी वजह से ये युद्ध शुरू हुआ। चीन की भी यही राय है, ईरान और लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश, अफ्रीका में ऐसे जो देश हैं, खुद दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने जो बात कही है, अगर उन सबका सार तत्व निकालें तो वो इस युद्ध के लिए जो जवाबदेही तय करते हैं, वो जवाबदेही वो नेटो और नेटो के एक्सपेंशन की कोशिश को मानते हैं, जिसको रूस यह मानता है कि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हुआ तो उसका सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगा, और इसलिए उसने इस नेटो के एक्सपेंशन को रोकने के लिए ये हमला किया। अब घूम फिर कर सवाल यह आ जाता है कि भारत की क्या समझ है, और यहाँ पर आकर हम लोग सभी यह के लिए यह समझना मुश्किल है कि भारत सरकार की इस मामले में समझ क्या बोली। अब सिर्फ सरकार का सवाल नहीं है, भारत का जो पूरा पॉलिटिकल लीडरशिप है, अगर आप उस पर गौर करें तो एक अटर कन्फ्यूजन दिखाई देता है। जो विपक्षी दल हैं उसमें अगर सिर्फ सीपीएम को छोड़ दें, तो बाकी जो पार्टियां हैं उन्होंने जो अपना स्टैंड इस पर लिया है, उसमें भी यह बात कुछ समझ में नहीं आती। ज़्यादातर पार्टियों ने तो कोई स्टैंड लिया नहीं, कांग्रेस पार्टी ने भी कोई स्टैंड नहीं लिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के दो लीडर्स मनीष तिवारी और शशि थरूर ने अभी दो लेख लिखे। शशि थरूर ने अमेरिकन रूलिंग क्लास के राय को रिप्रेजेंट करने वाली जो मैगजीन है फॉरेन अफेयर्स में, और मनीष तिवारी ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार में जो लेख लिखा, उसका मतलब यह है कि वो पश्चिमी जो समझ है उससे वो सहमत हैं, और इस युद्ध के लिए वो चाहते हैं, उन्होंने मांग की है कि भारत रूस को पिन पॉइंट करे। ये कुल मिलाकर भ्रम की स्थिति देश के भीतर में
इसे मैं भ्रम की स्थिति यह कहता हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी का यह रुख है तो ये पार्टी को बोलना चाहिए। दो नेता तो ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से इस इतने बड़े सवाल पर, जिसके बारे में दुनिया में यह समझ बनी है कि जिससे जो पुरानी ग्लोबल सिस्टम था, जो ग्लोबल जो वर्ल्ड ऑर्डर था, वो क्रैक कर गया है, वो फ्रैक्चर कर गया है और एक नए तरह का ग्लोबल ऑर्डर सामने आ रहा है। उस घटना के बारे में भारत सरकार और विपक्ष दोनों की तरफ से कोई पॉजिटिव, एक एक पूरी थॉट आउट, सोचा विचारा समझ, डेलिब्रेट कंसिडरेशन सामने नहीं आना, यह हमारे देश के की एक बहुत के में जो एक वैचारिक संकट पैदा हुआ है उसको जाहिर करता है। और यह जो संकट है, जब यह संकट है तो फिर सरकार के चाहे चाहे यहाँ जितने नेता आ रहे हों या प्रधानमंत्री ने जहाँ भी यात्रा की और या आने वाले दिनों में वो जहाँ भी करने वाले हैं, उसमें जो संबंध का सारा जो सोच की का जो डायनेमिक्स है, जो गति शास्त्र है, वो इस पर केंद्रित रह जाता है कि भारत इस मौके का फायदा उठाकर किससे कितना लाभ ले सकता है। रूस से उसको लाभ मिले हैं, रूस से सस्ता तेल मिल रहा है, ये मीडिया में वाइडली रिपोर्ट हुआ है। अभी ये पहले 1.5 करोड़ बैरल के लिए एक समझौता हुआ था, ऐसा खबर है। ये इसके बाद का जो तेल मिलेगा वो किस रेट पर मिले, इस पर बातचीत हो रही है। आज के समय में जब तेल एक बहुत ही महंगी चीज़ हो गया है पूरी दुनिया में, तो ये भारत के लिए राहत की बात है। लेकिन जो जो बड़े देश होते हैं, जो जिन जो जो पूरी दुनिया को प्रभावित करने की और दुनिया में एक लीडरशिप का रोल लेने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, वो सिर्फ ट्रांजैक्शनल एक फॉरेन पॉलिसी लेकर नहीं चलते, बल्कि वो एक बेहतर दुनिया बनाने की अपनी समझ सामने रखते हैं। और अगर वो समझ नहीं है तो फिर देर सवेर देश के लिए मुश्किल पेश आ सकती है। ये मुश्किल अभी, जब जून में G20 बैठक, इस साल G20 का जो शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में होना है, उसके लिए तैयारी में विदेश मंत्रियों की बैठक जून में होगी। उसमें ही ये सामने आ सकता है, क्योंकि अमेरिका और उसके साथी देश इस बात पर अड़े हुए हैं कि रूस को उसमें से बाहर किया जाए, G20 से। चीन ने कह दिया है कि किसी को भी किसी देश को निकालने का अधिकार नहीं है। इंडोनेशिया ने अभी ने आमंत्रण भेज दिया है रूस को भी। तो ये हो सकता है कि वहाँ पर यह, जिसे कहते हैं कि आर पार का फैसला करना पड़े, बताना पड़े कि भाई आपका रुख क्या है, क्या आप रूस को G20 में चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो संभवतः जो जो ये अभी तक वो क्या होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन हम लोग को जो अनुमान लगता है कि ये जो कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन जो बात यह है कि चीन को लेकर भारत का क्या रुख हो, और उसमें भारत किसे दोस्त और किसे दुश्मन चुनने की ज़रूरत नहीं होती है, किसे दोस्त और सहयोगी के रूप में चुने, इसको लेकर एक तय नहीं कर पाना, इसको लेकर जो देश के भीतर में एक बहुत ही भ्रम की स्थिति काफ़ी समय से बनी हुई है, वह असल वजह है। और लेकिन अब सवाल है कि वो सब फैसला आखिर देर सवेर वहाँ करना पड़ेगा। इसी क्वेड की बैठक में वो करना पड़ सकता है, क्योंकि क्वेड चीन को घेरने की पश्चिमी देशों का पहल है। आज के समय में ये संभव नहीं है कि कोई देश चीन को घेरने में सक्रिय भूमिका निभाए, उसमें नेतृत्व का भी भूमिका निभाए और वह रूस का भी दोस्त बना रहे, क्योंकि आज की जो ध्रुवी बनकर बनी है दुनिया में, वो रूस और चीन उस ध्रुवी पर एक जगह है। तो देश के जाने माने डिफेंस एनालिस्ट हैं प्रवीण साहनी, फोर्ब्स मैगजीन के एडिटर हैं। उन्होंने कल ही अपने एक ट्वीट में कहा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका का नाम उन्होंने लेकर कहा है कि उन्होंने ईरान के खिलाफ इराक का इस्तेमाल किया, और फिर बाद में इराक के जो राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन, वो अमेरिका के ही युद्ध में मारे गए। ये जो ईरान इराक का इस्तेमाल किया, 1980 के दशक की बात है, जब ईरान में इस्लामी क्रांति हुई थी, और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका के शह पे इराक ने ईरान के साथ युद्ध शुरू किया था। उन्होंने लिखा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान का अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ इस्तेमाल किया, और बाद में उनके संबंध इतने बिगड़े कि आज हम लोग देख ही रहे हैं कि कैसे वहाँ पे इमरान खान एक पूरा आंदोलन चला रहे हैं कि अमेरिका ने उनकी सरकार गिराई है।
फिर उसने यूक्रेन का रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया। उनके कहने का मतलब है कि जो भी देश इस्तेमाल हुआ उसे भारी नुकसान हुआ है। और उन्होंने ये सवाल उठाया है कि क्या भारत अपना चीन के खिलाफ अपना इस्तेमाल अमेरिका को करने देगा। यही सवाल है, ये घूम फिर कर ये सवाल आता है। और ये सवाल इतना बड़ा है हमारे इंटरेस्ट में, हमारे हित में, कि इस सवाल को टाला बहुत देर तक हम लोग एक तो टाल नहीं सकते हैं। और अगर भ्रामक विदेश नीति लेकर हम लोग चलते रहे तो हम लोग देर सवेर उस दुष्चक्र का हिस्सा बन जाएंगे जिसका हिस्सा बहुत से दूसरे देश बने। दुर्भाग्य की बात है कि इस मामले में सरकार का रुख तो हम लोगों को ठीक से नहीं ही मालूम है। देश में कोई ऐसी विपक्षी पार्टी भी नहीं है जो इस मामले में देश को वैचारिक नेतृत्व देती हुई दिखती है। तो ये कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की यात्रा पर एक हमने अपनी समझ आपके सामने रखने की कोशिश की। हम फिर आएंगे आने वाले दिनों में कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय या आर्थिक जगत की घटनाओं को लेकर, और उसके बारे में एक एक्सप्लेनर रखने की कोशिश करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।